हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंट बायोलॉजिकल डेटाबेसेस को एक्सप्लोर करने का जो डिफरेंट हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो डेटाबेसेस में रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपने पढ़ा था कि डेटाबेसेस जो हैं ये बनाई जाती हैं फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। तो बायोलॉजिकल डाटा को इन डेटाबेसेस से रिट्रीव करने के डिफरेंट रिट्रीवल सिस्टम्स हैं। तो ये रिट्रीवल सिस्टम इसी तरह है जैसे आपके पास गूगल या बिंग डिफरेंट एक्सप्लोरर होते हैं जो कि इंटरनेट से इंफॉर्मेशन आप हासिल करने के लिए वहाँ पे सर्च करते हैं। तो ये आप समझ लें बिल्कुल गूगल की तरह है कि बायोलॉजिकल डाटाबेसेस को सर्च करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास 3 तरह के रिट्रीवल सिस्टम्स अवेलेबल हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा दूं। एक है सीक्वेंस, इधर लेफ्ट साइड पे देखें, सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम SRS, और एक है एंट्रस, और तीसरा है DBGET। ये तीनों जो हैं ये डिफरेंट रिट्रीवल सिस्टम्स हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस डॉक्यूमेंट को रीड कर लेना है। यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए हैं कि इनका जो होम पेज है वो कैसे दिखता है। इसी तरह ये एंट्रस और DBGET है। हम क्या करेंगे, हम इन तीनों रिट्रीवल सिस्टम्स को इनके वेब एड्रेसेस पे जाके विजिट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हम डाटा को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और या फिर रिट्रीव कर सकते हैं। तो आपके साथ अब मैं अपने जो गूगल क्रोम है उसकी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ जी। यहाँ पे आ जाए। तो ये जो टैब्स हैं इनको मैं बंद कर देता हूँ, शुरू से है। सबसे पहले देखें एंट्रस। एंट्रस जो है ये कैसे वर्क करता है, आपने अपने गूगल होम पेज पे जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेंगे एंट्रस। तो ये जो पहला ये लिंक आपके सामने नजर आ रहा है NCBI का, ये इसका होम पेज है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है ना, इस इन्फॉर्मेशन को आपने रीड कर लेना है कि एंट्रस क्या है। एंट्रस का इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है। Enters is a molecular biology database system that provides integrated access to nucleotide and protein sequences data. Integrated access का मतलब क्या है? Integrate का मतलब होता है जोड़ना। Integrated access का मतलब है कि ये एट अ टाइम मल्टीपल डेटाबेसेस में सर्च करेगा और आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ला के आपके सामने रखेगा। तो इसमें 20 से ज्यादा डेटाबेसेस की एक्सेस इस सर्च इंजन को, ये गूगल की तरह ये भी एक सर्च इंजन है, और इसके पास 20 से ज्यादा डेटाबेसेस की एक्सेस जो है वो इसको हासिल है। जिनमें मेन डेटाबेसेस कौन सी हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेसेस आपने पढ़ी हैं, जेनबैंक, EMBL या एम्बल और DDBJ। इसके अलावा प्रोटीन डेटाबेसेस की एक्सेस PIR, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, स्विस प्रॉट और प्रोटीन डाटा बैंक PDB। तो प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस को ये एक्सप्लोर करेगा और इंफॉर्मेशन ला के आपके सामने रखेगा। अब डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिसमें ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा। फ्लैट फाइल है जो सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है, फास्टा ये अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, और XML। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं इंफॉर्मेशन के। अब यहाँ पे इसका नीचे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा ले जाएगा कहाँ पे, एंट्रस के सर्च पेज पे। यहाँ पे देखें आपको एक सर्च बॉक्स जो है वो नजर आ रहा है, बिल्कुल जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपने देखा था। तो यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड्स की मदद से NCBI की जो तमाम प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस हैं उनको सर्च कर सकते हैं। तो देखते हैं सर्च करके, कोई भी जीन आपके ज़हन में आ रही हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, फर्ज करें होमोसेपियंस, होमोसेपियंस की, अब ये आपको सजेशन में दे रहा है, आप इनमें से भी कोई सर्च कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, या कोई और जीन आपके ज़हन में आ रही हो। एक जीन है जो कि बोन्स के अंदर या जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है, ओस्टियोपोन्टिन।
हम ओस्टियोपोंटिन की जीन जो है इसको सर्च कर लेते हैं। तो जैसे ही आप सर्च की कमांड देंगे तो ये कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आ गए। इनमें से ये जो आपके सामने एक बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें ये ओस्टियोपोंटिन जीन का जो लिंक्स हैं डिफरेंट वो दिए गए हैं। अब नीचे आ जाए, ये आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन है, हमने तो पढ़ी है कुछ इंपॉर्टेंट डाटाबेसेस। हमने न्यूक्लियोटाइड डाटाबेसेस में देखा कि जेनबैंक है, इसी तरह EMBL है, DDBG है, प्रोटीन डाटाबेसेस स्विस प्रोट है, यूनिप्रोट है, PIR है, PDB है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ यही डाटाबेसेस हैं, सैकड़ों की तादाद में डाटाबेसेस हैं। इन तमाम को इंडिविजुअली याद रखना आपकी कह लें कि ये फिलहाल जरूरत नहीं है आपको। आपको बस ये जो 3 मेन न्यूक्लियोटाइड और इसी तरह जो प्रोटीन डाटाबेसेस हैं उनके बारे में बताना चाहिए। बहरहाल ये रिजल्ट का पेज आपको क्या बता रहा है, ये पेज आपको बता रहा है कि जो ऑस्टियोपोंटिन है, जिसके डिफरेंट दूसरे नाम भी हैं, ये SPP1 ये भी इसका नाम है। आप एक और काम कर सकते हैं कि ओस्टियोपोंटिन को आप इधर न्यू टैब में आके अलहदा से सर्च करें कि ये जीन क्या है। इसका विकीपीडिया खोल लें तो इसमें आपको सारे इसके अल्टरनेटिव नेम्स मिल जाएंगे। कि ये देखें SPP1 जो है ये इट स्टैंड्स फॉर सिक्रेटेड फॉस्फोप्रोटीन 1। इसके अलावा इसे बोन सियालोप्रोटीन 1 भी कहते हैं, BSP1 या BNSP। इसी तरह इसके और भी कई सारे नाम हैं। तो डेटाबेस के अंदर इसको किस नाम से कह लें कि एंटर किया गया है, SPP1 सिक्रेटेड फॉस्फोप्रोटीन 1। इसके अलावा ये नीचे देखें कि रिजल्ट्स आर फाउंड इन 17 डेटाबेसेस। ओस्टियोपोंटिन जीन से रिलेटेड आपको 17 डिफरेंट डेटाबेसेस के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको बुक शेल्फ में डिफरेंट बुक्स जिसके अंदर ओस्टियोपोंटिन जीन के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको 60 के करीब बुक्स मिल जाएंगी। पबमेड का जिक्र हुआ था पिछली वीडियो में भी कि इसमें पब्लिश्ड जो लिटरेचर होता है, रिसर्च आर्टिकल्स, तो इसमें आपको तकरीबन 5600 के करीब रिसर्च आर्टिकल्स इस जीन से रिलेटेड मिल जाएंगे। इसी तरह पबमेड सेंट्रल ये भी पब्लिश्ड लिटरेचर की डाटाबेस है। इसमें तकरीबन 17,000 के करीब रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जीन ये अब एक कैटेगरी जीन्स की है, यानी कि इसमें जीनोमिक डाटाबेसेस आ गई। तो डिफरेंट 17 डाटाबेसेस के अंदर आपको इनके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप कंसर्न्ड हैं ओस्टियोपोंटिन जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट लिंक्स नजर आ रहे हैं, जैसे आपने कहा था क्रॉस रेफरेंसेस। तो इसमें आपको रेफसेक ट्रांसक्रिप्ट, इसका मतलब इसमें 5 डिफरेंट मैसेंजर RNAs जो इस एक सिंगल जीन से प्रोड्यूस हो सकते हैं बाय अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, उन 5 मैसेंजर RNAs का सीक्वेंस यहाँ पे मिलेगा। प्रोटीन सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिलेगा और जीन सीक्वेंस आपको रेफसेक जीन में मिलेगा और रिसर्च आर्टिकल्स आपको पबमेड में मिलेंगे। अब आपने एक टर्म पढ़ी थी कि जो जेन बैंक है, ये जो है इसमें कोई भी ऑथर, कोई भी रिसर्चर जो है वो अपना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सबमिट कर सकता है। तो इसमें क्या आती है, इसमें एक टर्म यूज होती है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि एक ही जीन से रिलेटेड मल्टीपल एंट्रीज प्रेजेंट हो सकती हैं। तो जेन बैंक को आप जब सर्च करेंगे तो ओस्टियोपोंटिन से रिलेटेड, जैसा कि इधर हम जेन बैंक जो है वो ओपन कर लेते हैं अलग एक टैब के अंदर, आपको सैकड़ों जो है वो एंट्रीज यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस रिडेंडेंसी को खत्म करने के लिए सेपियंस ओस्टियोपोंटिन, जैसे ही आपने इसको सर्च किया तो डिपेंडिंग अपॉन स्पीड ऑफ योर इंटरनेट ये थोड़ा टाइम लेगा। तो इसमें देखें आपको 794 टोटल एंट्रीज जो है वो मिलेंगी। कोई ओस्टियोपोंटिन के मैसेंजर आरएनए से रिलेटेड है, कोई उसकी जीन से रिलेटेड है। इसी तरह टोटल जो है वो 800 के करीब एंट्रीज हैं। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिडेंडेंसी, कि एक ही इंफॉर्मेशन का एक से ज्यादा बार प्रेजेंट होना। तो इस रिडेंडेंसी को से पैदा होने वाली कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक और डेटाबेस बनाई गई है, उसे हम कहते हैं रेफसेक। रेफसेक की आगे फर्दर सब डिवीजन है, रेफसेक ट्रांसक्रिप्ट,
प्रोटीन एंड रेफसेक जीन। ये जो रेफसेक डेटाबेस है रेफरेंस सीक्वेंस, इसमें आपको क्या मिलेगा, नॉन रिडंडेंट डाटा मिलेगा, यानी कि इसमें आपको एक जीन की एक ही एंट्री मिलेगी। इस जीन से अगर 5 मैसेंजर आरएनएज बनते हैं तो 5 मैसेंजर आरएनएज की एक एक ही एंट्री मिलेगी। तो जो रेफसेक है ये एक सेकेंडरी डेटाबेस है, और इसका प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें आपको रिडंडेंसी नहीं मिलेगी, एक जो सीक्वेंस है उसकी एक ही एंट्री मिलेगी। अगर 5 मैसेंजर आरएनएज है तो पांचों की देखें टोटल आइटम्स फाउंड 5, पांचों की एक एक एंट्री ही मिलेगी। इसलिए ये जो रेफसेक डेटाबेस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए तो आप यहीं से रेफसेक जीन में जाके इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये एक सर्च इंजन है एंट्रस। ये देखें ये सारी ओस्मो कंटेंट के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। इसके लोकस की इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसका एक्सेशन नंबर, हर एंट्री का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे हम एक्सेशन नंबर कहते हैं। इस जीन के अंदर कितने बेस पेयर्स हैं, ये सीक्वेंस डीएनए का है, लीनियर डीएनए है, किस डेट को ये अपडेट हुआ था। और यहाँ पे एक कोड आपको नजर आ रहा है प्राई, ये असल में इस जेन बैंक की आगे फर्दर सब डिविजन है। प्राई का मतलब है कि ये किसी प्राइमेट का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है। ये ऑर्डर है जिसमें होमोसेपियंस जो है वो प्लेस होते हैं, तो ये उसकी क्लासिफिकेशन आप समझ लें, उसकी इंफॉर्मेशन। तो बहरहाल बात हम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स की। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स में ये जो सबसे पहला सिस्टम है ये जस्ट लाइक अ सर्च इंजन, इसे हम कहते हैं एंट्रस। एंट्रस में यहाँ पे आप अपनी कीवर्ड्स की मदद से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको सर्च कर सकते हैं। आपने कहा था कि ये इंटीग्रेटेड सर्च इंजन है कि जितनी भी डेटाबेसेस के अंदर आपके कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी ये सारी डेटाबेसेस को निकाल के आपके सामने रख देगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डेटाबेस जो है उसमें जाना है। आपको प्रोटीन इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको जीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको रिसर्च आर्टिकल्स चाहिए, तो आप उस डेटाबेस के अंदर जा सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड रिट्रीवल सिस्टम है वो था सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम। जैसे गूगल करेंगे तो ये पहला पेज ही जो है ना एनसीबी आएगा, इसको ओपन कर ले। अब ये सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम के मतलब जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको इस पेज पे मिल जाएगी। इस पेज को आपने केयरफुली रीड करना है, इसमें से आपको एग्जाम में एमसीक्यूज की फॉर्म में या शॉर्ट क्वेश्चन फर्ज करें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द मेन या व्हाट आर द मेजर रिट्रीवल सिस्टम्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो 3 रिट्रीवल सिस्टम्स हैं, एसआरएस सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम, एंट्रस जिसकी अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे, और डीबीजीईटी जो हम इसके बाद देखेंगे। अब तीनों रिट्रीवल सिस्टम्स की अगर यहाँ पे मैं एंट्रस के पेज पे आ जाऊं, तीनों रिट्रीवल सिस्टम्स की फर्दर जो है वो स्पेसिफिकेशंस हैं। आपने कहा कि जो एंट्रस है ये 20 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंसेस की डेटाबेसेस को कवर करता है। और जब आप एसआरएस के बारे में देखेंगे तो इसके बारे में बताया गया इट इज फॉर एक्सपेसी डेटाबेसेस सच एज स्विसप्रोट, ट्रैम्बल न्यू, स्विसप्रोट, प्रोसाइट और इसी तरह प्रोसाइट डॉग और एंजाइम। इन तमाम में एक चीज नोट करेंगे, ये सारी की सारी प्रोटीन डेटाबेसेस हैं। इसका मतलब जो एसआरएस है ये सिस्टम यूज करती हैं कौन सी वाली डेटाबेसेस, प्रोटीन डेटाबेसेस। एक्सपेसी स्टैंड्स फॉर, इसको अगर हम देखें तो एक्सपेसी जो है ये यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। एक्सपेसी जो है एक्सपर्ट प्रोटीन एनालिसिस सिस्टम, एक्सपेसी स्टैंड्स फॉर एक्सपर्ट प्रोटीन एनालिसिस सिस्टम। तो जो एसआरएस है इट इज यूज्ड फॉर एक्सपर्ट प्रोटीन एनालिसिस सिस्टम डेटाबेसेस, यानी कि सारी की सारी प्रोटीन डेटाबेसेस को ये कवर करता है। तो जैसे ही आप इसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा कहाँ पे, यूनिप्रोट। यूनिप्रोट आपने पढ़ा था कि जितनी भी प्रोटीन डेटाबेसेस हैं जैसे जेन बैंक, डीडीबीजे और एम्बल के दरमियान एक कोलैबोरेशन थी, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस डेटाबेसेस के दरमियान एक कोलैबोरेशन थी।
इसी तरह तमाम प्रोटीन डाटाबेसेस को इकट्ठा करके, जिसमें फिश प्रॉड थी, पीडीबी थी, उनको इकट्ठा करके एक यूनी का मतलब ही आपको पता है कि एक यूनिप्रॉट डेटाबेस जो है वो बना दी गई है। अब यहाँ पे ये जो आपको सर्च बार नजर आ रही है, ये सर्च बार जो है असल में इसको पावर पीछे से कौन कर रहा है? SRS, सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम। यहाँ पे आप सर्च कर लें किसी भी जीन को। आज हम ओस्टियोपोन्टिन को लेके चल रहे हैं, तो ओस्टियोपोन्टिन को सर्च कर लें। इधर आप कमांड देंगे तो सारी ओस्टियोपोन्टिन से रिलेटेड, अब ये प्रोटीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। वो सारी जितनी भी एंट्रीज हैं वो आ जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, अपनी जो भी डिजायर्ड एंट्री है उस पर क्लिक करके उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में। ये उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या है, उसका आप कह लें कि सीक्वेंस क्या है, ये उसका प्रोटीन सीक्वेंस आ गया, अमीनो एसिड। तो सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम जो है ये एक सर्च इंजन है जो कि प्रोटीन डेटाबेसेस को सर्च करता है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन डेटाबेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा सर्च इंजन या सर्च टूल यूज होता है। ऑप्शन आगे हो सकते हैं, SRS है, एंट्रस है, DBGET है, कोई और ऑप्शन हो सकता है। तो प्रोटीन डेटाबेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम जो है वो यूज होता है। इसको हम ले जाते हैं वापस अपने सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम के पेज। तो ये एक सर्च टूल है जो कि प्रोटीन डेटाबेसेस को सर्च करने के लिए यूज होता है। इसी तरह अपनी इस डॉक्यूमेंट में देखें, वापस आ जाए, ये जो नोट्स या डॉक्यूमेंट आपके साथ मैंने शेयर की है, तीसरा सर्च इंजन है DBGET। DBGET जो है ये डेवलप किया गया कहाँ से? इट इज डेवलप्ड इन University of Tokyo, and this system provides multiple databases of molecular biology databases entry at a time। तो ये भी एक इंटीग्रेटेड सर्च इंजन है, ये भी मुख्तलिफ डेटाबेसेस को सर्च करके रिजल्ट्स आपके सामने रखता है। तो बहरहाल जो अभी हमने पहले दो सिस्टम्स डिस्कस किए हैं, SRS और एंट्रस, यही ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन हम इस DBGET के होम पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी इंटरफेस कैसी है। तो ये DBGET, ये आ गया इसका होम पेज। अब इसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपने रीड कर लेनी है कि इज एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम फॉर मेजर बायोलॉजिकल डेटाबेसेस, जिनको ये यहाँ पे क्लासीफाई किया गया 5 कैटेगरीज में। अब यहाँ पे देखें, पहली कैटेगरी है KEGG डेटाबेस। अब KEGG क्या है असल में, इसको सर्च करें तो ये असल में एक डेटाबेस नहीं है, ये आप समझ लें कि पूरा डेटाबेसेस का इंसाइक्लोपीडिया है। KEGG स्टैंड्स फॉर क्योटो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन्स एंड जीनोम्स, यानी कि जितनी भी जीनोमिक डेटाबेसेस हैं उनको इकट्ठा कर दिया गया है KEGG के अंदर। इसके अलावा ये पबमेड डेटाबेस, लिंक ओनली डेटाबेसेस ऑन वेब, सर्चेबल डेटाबेस, यानी कि ये सारी ये डेटाबेसेस नीचे लिस्ट दी है, इन तमाम डेटाबेसेस को ये कवर करता है। लेकिन वही बात कि जो ज्यादातर यूज होते हैं वो है सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम, ये जो इस टैब के अंदर आपको नजर आ रहा है, और एंट्रस, ये दोनों जो है ये ज्यादा यूज होने वाले सर्च टूल्स हैं। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मेजर रिट्रीवल सिस्टम्स कौन से हैं। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन्स को एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा रिट्रीवल सिस्टम यूज होता है। न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंसेस को, स्ट्रक्चर्स को नहीं, सीक्वेंसेस को एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज होता है, तो ये एंट्रस है। एंट्रस के बारे में पूछा जा सकता है कि इसको होस्ट कौन करता है, तो NCBI जो है ये इसको ना सिर्फ ये इसने डेवलप किया बल्कि इसको मेंटेन भी NCBI ही करता है। तो ये 3 डिफरेंट रिट्रीवल सिस्टम्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। इसी तरह इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको पूरा एक इंट्रोडक्शन मिलेगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। नेक्स्ट जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस सबमिशन, फर्ज करें आप एक रिसर्चर है, फर्ज कर लें तो आपने कोई नया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो डिस्कवर किया, तो इस सीक्वेंस को
आप डिफरेंट डेटाबेसेस के अंदर सबमिट करना चाहते हैं, तो सबमिशन के आपके पास कौन कौन से टूल्स हैं? ये 3 जो है वो मेजर टूल्स आपको इस डॉक्यूमेंट में मिलेंगे जो डिस्कस किए गए हैं सीक्वेंस सबमिशन के लिए। एक है नंबर 1 सीक्वेंस इन, उसको एब्रीविएट करके बनाया गया है सीक्वेंस। तो ये जो है सीक्वेंस को सबमिट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह बैंक हिट, ये भी सीक्वेंस सबमिशन सिस्टम है। इसी तरह तीसरा सीक्वेंस वेब इन। अब ये तीनों सिस्टम्स जो हैं ये इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? तो सीक्वेंस जो पहला सबमिशन टूल है, तो कहता है जी इट इज इंटरेक्टिव वेब इंटरफेस एज वेल एज ग्राफिकल स्क्रीन बेस्ड प्रोग्राम, और ये डिजाइन किया गया है टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंस सबमिशन एज वेल एज गिव्स द हैंडलिंग कैपेसिटी टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अकोमोडेट लॉन्ग रीड्स। लॉन्ग रीड्स का मतलब है कि जो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस, जो लेंथी सीक्वेंसेस होंगे, उनको भी आप ये वाला टूल यूज करके जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इसकी जो अकोमोडेशन है वो ज्यादा है। तो बहरहाल ये जो सबमिशन टूल्स हैं, रिट्रीवल टूल्स तो आपके यूज में आ जाएंगे अभी से। आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी जीन का न्यूक्लियोटाइड, किसी भी प्रोटीन का अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है वो रिट्रीव करना चाहते हैं, तो वो तो आप यूज करेंगे। ये सबमिशन टूल्स आपको पता होना चाहिए, लेकिन इस लेवल पे फिलहाल आप इन सबमिशन टूल्स को यूज नहीं करने जा रहे होंगे। आप फर्दर अगर आगे एमफिल पीएचडी में जाके कोई जीन सीक्वेंसिंग के रिलेटेड कोई रिसर्च जो है वो अगर आप करते हैं, आप किसी जीन का सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं, वहां पे चल कर अगर आपको सबमिट करने की जरूरत पड़ती है, तो ये वहां पे आपके काम आएंगे। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखेंगे इन सबमिशन टूल्स के जो है वो स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस भी दिखाया गया है। तो इसमें से आपने गो थ्रू हो लेना है, लेकिन फिलहाल इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलकर आपको अगर एमफिल पीएचडी में को आप इस तरह की रिसर्च मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड करते हैं, तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी। इस डॉक्यूमेंट में ना सिर्फ आपको ये रिट्रीवल सिस्टम्स, बल्कि कुछ टॉपिक्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो उन टॉपिक से रिलेटेड भी स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपने टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस पढ़ी हैं, तो ये टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। उन तमाम डेटाबेसेस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है जो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स में और कुछ जो पिछला हमारा जूम सेशन था उसमें भी। उन तमाम डेटाबेसेस का जो कह लें कि रिजल्ट हैं उसके स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए हैं। तो इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। ये वही रेफसेक जो हमने कहा था कि ये एक नॉन रिडेंडेंट डेटाबेस है, इसमें आपको डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं मिलेंगी। इसी तरह तो इसको आपने ये पढ़ना जरूर है, इसमें स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसी तरह प्रोटीन डेटाबेसिस भी हम पढ़ चुके हैं। अब ऐसा होगा कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठाएंगे ना, हर डॉक्यूमेंट में एग्जांपल डिफरेंट दी गई होगी। पिछली दफा जो हमने डिस्कस किया था प्रोटीन डेटाबेसेस की एग्जांपल हमने स्विस प्रोट ली थी, यूनिप्रोट ली थी, पीडीबी, पीआईआर, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स और प्रोटीन डाटा बैंक थी। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो थोड़ी आपको डिफरेंट मिलेंगी। वही बात मैंने आपको कहा कि सैकड़ों जो है वो डेटाबेसेस हैं, तो एग्जांपल्स आपको कोई सी भी वो डेटाबेस दे के समझा सकता है। तो जैसे यहाँ पे ट्रैम्बल है, कहता है इसमें कंप्यूटर बेस्ड एंट्रीज होती हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांसलेशन ऑफ ऑल कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट इन डीडीबीजे, एम्बल एंड जेनबैंक। अब इससे आपके जहन में क्या आता है? आप मुझे सोचें जरा कि ये जो ट्रैम्बल है ये एक प्राइमरी डेटाबेस है, ये सेकेंडरी डेटाबेस है। तो इसका मतलब है कि ये एक सेकेंडरी डेटाबेस है। सेकेंडरी डेटाबेस वो होती है कि जो ऑलरेडी मौजूद डेटाबेसेस में से इंफॉर्मेशन उठाए और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे कोई नई इंफॉर्मेशन जनरेट करके स्टोर करे। तो ट्रैम्बल के बारे में बताया कि ये डीडीबीजे, एम्बल और जीन बैंक इनमें मौजूद न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को उठाती है। उन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की बेस पे प्रोटीन सीक्वेंसेस को प्रिडिक्ट करती है और उन प्रोटीन सीक्वेंसेस को स्टोर कर लेती है। तो है ये एक प्रोटीन डेटाबेस, टी आर फॉर ट्रांसलेटेड। तो ये क्या होगी, एक सेकेंडरी डेटाबेस होगी। इसी तरह जेनपेप्ट जो है पेप्टाइड से इज अ डेटाबेस डेवलप्ड बाय एनसीबीआई, उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे बताई है, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन।
is a database of coding sequences features with a translation qualifier, और ये भी टेक्स्ट बेस जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बेस फॉर्मेट में ये स्टोर करती है। और कहाँ से लेती है डाटा? डिराइव फ्रॉम जेनबैंक फॉर्मेट। तो जेनबैंक से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उठा के उन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को प्रोटीन सीक्वेंसेस में कन्वर्ट इसने करके स्टोर कर लिया, तो जेनबैंक से अब ये जेनपेप्ट हो गई। तो इसी तरह ये सारी प्रोटीन डाटाबेसेस हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट आपके साथ मैंने शेयर की, इसको आपने रीड कर लेना है। ये यूनिप्रोड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो इसमें से आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं किसी। अच्छा, आपकी अब एक असाइनमेंट है कि आपने जितनी भी प्राइमरी डाटाबेसेस और सेकेंडरी डाटाबेसेस है ना, आप असल में 4 सेक्शंस बनेंगे। प्राइमरी डाटाबेसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, सेकेंडरी डाटाबेसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, प्राइमरी डाटाबेस फॉर प्रोटीन सीक्वेंस एंड सेकेंडरी डाटाबेस फॉर प्रोटीन सीक्वेंस। तो आपने इन चारों कैटेगरीज की जो डाटाबेसेस है ना, इनको एक्सप्लोर करके सर्च करके अलग-अलग इनकी लिस्ट बनानी है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल ट्रेम्बल इज अ प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस, सेकेंडरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस, प्राइमरी प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस या सेकेंडरी प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस। तो ट्रेम्बल जो है ये सबसे पहले तो एक सेकेंडरी डाटाबेस है और ये स्टोर करती है किसको? प्रोटीन। तो सेकेंडरी प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस है। तो ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट भी है। तो नेक्स्ट अपना जो सेशन इंशाल्लाह हम कल रखेंगे, उसमें हम अब इन रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन से आगे बढ़ेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या? टूल्स एंड मेथड्स इन एनालिसिस ऑफ सिंपल सीक्वेंसेस। आपने सीक्वेंसेस जो है उनको रिट्रीव कर लिया, प्रोटीन या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। अब इन सीक्वेंसेस को आप आगे फर्दर एनालाइज कैसे कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या एनालिसिस के ऑप्शन हैं, अलाइनमेंट क्या है, ग्लोबल अलाइनमेंट क्या है, लोकल अलाइनमेंट क्या है, इसी तरह डॉट मैट्रिक्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो इसमें से जो जो भी कहने के एनालिसिस टूल्स हमें इस लेवल पे जिनकी जरूरत होगी, बीएस लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, इन एनालिसिस टूल्स पे हम अपने कल वाले सेशन में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आज हमने फोकस किया किस पे? जिन स्टूडेंट्स ने बाद में ज्वाइन किया है, तो आज हमने डिस्कस किया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज होते हैं। हमने कहा कि 3 इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स हैं। नंबर 1 SRS सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम, नंबर 2 एंट्रस और DBGET। इन रिट्रीवल सिस्टम्स को आप इंटरनेट से इनकी एक्सेस आपको कैसे मिलेगी? तो आ जाए यहाँ पे। सबसे पहले आपने जाके गूगल पे गूगल में आपने सर्च करना है एंट्रस। पहले NCBI का जो भी पेज है इसको आपने ओपन कर लेना है। इस पेज पे आपको एंट्रस से मतलब सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये किन किन डाटाबेसेस को कवर करता है, और लास्ट पे इसका लिंक शेयर किया है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये एंट्रस के होम पेज पे आपको ले आएगा। यहाँ पे आके आप किसी भी प्रोटीन को, किसी भी जीन को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे सजेशन में एक जीन आ रही थी, तो यहाँ पे आप सर्च दबाएंगे तो एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम 2। तो इसका ये सारा इसका मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आ गया, पब्लिश लिटरेचर का लिंक आ गया, और इसके अलावा जिन जिन डाटाबेसेस में इसकी इंफॉर्मेशन है सारी डाटाबेसेस। अब AC2 से रिलेटेड मेरे जहन में एक बात आ गई कि आजकल जो है वो कोरोना पेंडेमिक जो है वो फैली हुई है। तो कोरोना वायरस जो है वो अपने होस्ट सेल में एंट्री के लिए इसी ACE2 प्रोटीन को एज ए रिसेप्टर यूज करता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, खास करके आजकल के दौर में। आप समझ लें जो कोविड-19 का कॉजेटिव एजेंट है वो इसी को एज ए रिसेप्टर यूज करता है। तो जिन जिन सेल की सरफेस पे ये वाली इंजाइमेटिक प्रोटीन प्रेजेंट होगी, कोरोना वायरस जो है वो उन सेल्स में एंट्री गेन कर सकता है। तो बहरहाल किसी भी जीन का सीक्वेंस आप एंट्रस के सर्च इंजन की मदद से सर्च कर सकते हैं।
दूसरा हमने डिस्कस किया है सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम, इसको भी वैसे ही आप सर्च कर सकते हैं गूगल में जाके। यहाँ पे आप लिखेंगे सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम, तो जो पहला ही NCBI का लिंक आएगा इसको ओपन कर लें। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किन डेटाबेसेस को कवर करता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उसके सर्च वाले पेज पे ले आएगा। यहाँ पे आप आके किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर और अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लें जी, AC2 प्रोटीन का है। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि इसका एक्सप्रेशन कि किन किन सेल्स में ये एक्सप्रेस होती है प्रोटीन, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये थोड़ा टाइम लेता है यहाँ पे स्ट्रक्चर जरा डाउनलोड होने में। लो जी, ये इसका स्ट्रक्चर। तो बहरहाल तो ये थे मेजर रिट्रीवल सिस्टम्स। अब यहाँ पे आप देखें कि आप सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में जो है ना वो कीवर्ड्स एंटर कर रहे हैं, लेकिन असल में बैक एंड पे क्या हो रहा होता है, बैक एंड पे क्या हो रहा है उसके लिए आगे जरा जेनबैंक के पेज पे। जब आप सिंपल टेक्स्ट बेस, अच्छा जेनबैंक में जब आप आते हैं ना, ये जो आपको सर्च बार नजर आ रही है, ये जो सर्च बार है असल में इट इज पावर्ड बाय एंट्रस, कि असल में ये भी एंट्रस का ही सर्च बार है। देखिए आपने तो सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में जो अपने कीवर्ड्स एंटर किए हैं ना, लेकिन असल में इस टूल ने इस टेक्स्ट को रीड कैसे किया है, ये देखें, ये असल में सर्च टूल जो है उसने इसको रीड किया है कुछ इस तरह से, होमो सेपियंस, यानी कि अब ये ऑर्गेनिज्म की जो डेटाबेस है ना उसमें पहले जाके होमो सेपियंस को सर्च करेगा और इसके बाद होमो सेपियंस को वो ऑल फील्ड्स में यानी कि तमाम डेटाबेसेस के अंदर चेक करेगा जहां जहां होमो सेपियंस की एंट्री है। होमो सेपियंस को अलहदा करने के बाद अब ये क्या करेगा, एंड का मतलब होता है कि साथ इसको भी मिलाना है। अब इन तमाम डेटाबेसेस में AC2 देखेगा, यानी कि पहले इसने तमाम डेटाबेसेस में होमो सेपियंस से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज थी उनको सर्च किया, फिर उन होमो सेपियंस वाली एंट्रीज में से उसने AC2 वाली एंट्रीज उठाई। तो बैक एंड पे असल में ये कमांड जा रही है, लेकिन आपकी आसानी के लिए ये सर्च टूल्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि आप सिर्फ सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में कीवर्ड्स लिखें, बाकी ये सारी जो कह लें कि इन कीवर्ड्स की जो टेक्निकलिटीज हैं, इन टेक्निकलिटीज को ये जो सर्च टूल्स हैं ये खुद हैंडल करते हैं। ये एंड और का जो यूज है ये भी हम डिस्कस करते हैं किसी आने वाले लेक्चर में। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे मेजरली टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ दीज सीक्वेंसेस, जिनको आप अपनी डेटाबेसेस में जाके सर्च करते रहे हैं अब तक। तो उम्मीद करता हूँ आप इनकी प्रैक्टिस करें। चलें यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपनी सर्च को मजीद स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। ये आपके पास एक सर्च रिजल्ट्स आए हैं ना, तो इसकी लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप चाहते हैं कि आपकी ये जो एंट्री है ये देखी जाए सिर्फ एनिमल्स वाले सेक्शन में, आप यहाँ पे एनिमल्स को टिक कर देंगे। अब ये सिर्फ एनिमल्स वाले सेक्शन को देखेगा, फंजाई वाले, बैक्टीरिया वाले, फलां वाले, टमकान वाले, ये सारी डेटाबेसेस को इग्नोर करके सिर्फ एनिमल्स वाली डेटाबेसेस को देखेगा, स्पेसिफाई कर। अब आप चाहते हैं कि ये सिर्फ मैसेंजर RNA वाली डेटाबेसेस को देखे, सिर्फ DNA वाली और RNA वाली डेटाबेसेस को देखे, या मजीद कौन कौन से ऑप्शन हैं, ये सिर्फ ट्रांसफर RNA को देखे, ये आप यहाँ से भी स्पेसिफाई कर। आप कहते हैं कि सिर्फ ये जीनोमिक DNA और जीनोमिक RNA वाली डेटाबेसेस को देखे, आपने यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर दिया। तो लो ये इस पे क्लिक कर दें। इसी तरह मजीद स्पेसिफाई आप करते जाएं। आप चाहते हैं कि ये किसी एक स्पेसिफिक डेटाबेस को देखे, बाकी डेटाबेसेस को इग्नोर कर दे। फिलहाल ये देख रहा है कि इसको जेनबैंक को, रेफसेक को, आप कहते हैं नहीं ये बस रेफसेक को ही देखे, जेनबैंक को, या आप मल्टीपल को एट अ टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि ये DDBJP को भी देखे, ML को भी देखे, जेनबैंक को भी देखे, तो ये सारी डेटाबेसेस में से पॉसिबल रिजल्ट्स उठा के आपके सामने रख देगा। लेकिन फिलहाल आप चाहते हैं कि सिर्फ रेफसेक को देखे, तो इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही रेफसेक पे आप टिक करेंगे तो देखें, पहले इससे पहले क्या था, 77 एंट्रीज थी, लेकिन अब आपने अपनी सर्च को स्पेसिफाई कर दिया कि ये सिर्फ रेफसेक के जो एंट्रीज हैं उनको उठाए।
अब सिर्फ रिजल्ट जो है वो श्रिंक होके सिर्फ 3 रिजल्ट्स उसके पास रह गए। ये आपने फिल्टर्स जो अप्लाई किए हैं, फिल्टर्स इस वक्त कौन कौन से लगे हुए हैं कि ये एनिमल सीक्वेंसेस को देखे और उनमें से भी जीनोमिक सीक्वेंसेस को देखे और कौन सी डेटाबेस में देखे, रेफसेक को देखे। जैसे ही मैं ये फिल्टर्स हटाऊंगा, आपकी सर्च फिलहाल क्या है, स्पेसिफिक है फॉर दीज फिल्टर्स। जैसे ही मैं इसको क्लियर करूंगा, देखना आपने ये जो 3 रिजल्ट्स थे इनके साथ क्या होता है। फिल्टर्स मैंने जैसे ही उठाए 195 रिजल्ट्स आ गए। अब ये हर तरह की डेटाबेस में से हर तरह का रिजल्ट उठा के आपके सामने। तो सिर्फ ये जो रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये बड़ा कह लें कि टेक्निकल है। इसको आप अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कमांड्स दे सकते हैं कि किसको आपने लेना है किसको नहीं। इस इवन आप डेट वाइज भी आप चाहते हैं कि सिर्फ रीसेंट एंट्रीज आपके सामने आए, आप चाहते हैं कि जो रिसेंटली रिवाइज हुई हैं एंट्रीज वो सिर्फ आपके सामने आए, तो ये सारी आप यहाँ से फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। अब मैं मीटिंग जो है इसको एंड करने जा रहा हूँ। तो इसका जो रिकॉर्डेड वर्जन है इस मीटिंग का वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो उसको दोबारा देखें। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं, वो क्या है, आप अपने मोबाइल से नहीं, प्रेफरेबली अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे आएँ और इन डेटाबेसेस को खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। इनके फिल्टर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि इधर मैं डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है। ठीक है, आपके जेन में कोई और जीन आती है, उसका सीक्वेंस निकाल के देखें और इन सीक्वेंसेस को यहाँ से सेंड टू से आप कोशिश करें इन दी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल सेव करते जाएं। क्योंकि कल जब हमने एनालिसिस करना है तो ये सेव्ड सीक्वेंसेस ही आपके काम आ जाएंगे, दोबारा से आपको सीक्वेंस रिट्रीव नहीं करना पड़ेगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें और मिलते हैं इंशाल्लाह कल अपने नए वीडियो लेक्चर के साथ। जो भी आपके जेन में क्वेश्चन आएंगे तो वो ना मैं अभी 20 मिनट के बाद 11 बजे अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उस पर रिस्ट्रिक्शन हटा देता हूँ। कोई आपके जेन में क्वेश्चन आए तो आप वॉइस मैसेज की सूरत में प्रेफरेबली अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर।